मणिपुर भारत का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है ना? पर दशकों से ये संघर्ष की आग में जल रहा है। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? तो आज हम इतिहास की उन्हीं परतों को खोलेंगे और उन वजहों को जानेंगे जहां से इस पूरे मुश्किल संघर्ष की शुरुआत हुई। देखिए, आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। इस संघर्ष की जड़ें ना बहुत गहरी हैं। ये यहाँ के भूगोल, अंग्रेजों के समय की नीतियों और पहचान की राजनीति, इन सब से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए अतीत में चलते हैं और देखते हैं कि ये बंटवारा आखिर शुरू कैसे हुआ। ठीक है, तो मणिपुर की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी ज़मीन को समझना होगा, क्योंकि यकीन मानिए यहाँ का भूगोल, यहाँ की ज्योग्राफी एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है। अच्छा, जरा सोच कर देखिए, मणिपुर का 90% हिस्सा पहाड़ियां हैं और सिर्फ 10% हिस्सा बीच में एक घाटी है। अब ये जो बंटवारा है ना, ये सिर्फ जमीन का नहीं है, ये लोगों और सत्ता के बंटवारे की कहानी भी कहता है। और जानते हैं, ये जो भौगोलिक बंटवारा है, ये सीधे सीधे यहाँ की एथनिक कॉम्पोजिशन को भी दिखाता है। मतलब राज्य का जो केंद्र है, यानी कि वो घाटी, वो मैती समुदाय का घर है, और जो चारों तरफ विशाल पहाड़ियां हैं, वो नागा और कुकी जनजातियों का। और यही बंटवारा आगे चलकर संघर्ष का एक बहुत बहुत बड़ा कारण बनेगा। लेकिन बात यह है कि ये जो बंटवारा था, ये सिर्फ कुदरती नहीं था। ब्रिटिश शासन ने, अंग्रेजों ने इन विभाजनों को एक तरह से ऑफिशियल बना दिया और ऐसी दरारें पैदा की जो आज भी महसूस की जाती हैं। तो कहानी शुरू होती है 19वीं सदी की शुरुआत में। उस वक्त मणिपुर को एक बहुत ही विनाशकारी बर्मी हमले का सामना करना पड़ा और बस यहीं अंग्रेजों को दखल देने का मौका मिल गया। और 1891 आते आते मणिपुर एक रियासत, यानी कि एक प्रिंसली स्टेट के तौर पर उनके कंट्रोल में आ गया। तो सवाल उठता है कि ये रियासत या प्रिंसली स्टेट आखिर था क्या? इसको ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा सिस्टम था जहां लोकल राजा तो था, बस नाम का, लेकिन असली ताकत अंग्रेजों के हाथ में थी। वो सलाहकार बनकर रहते थे, पर आखिरी फैसला हमेशा उन्हीं का होता था। और यहीं पर अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने क्या किया कि घाटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सीधे अपने हाथ में ले लिया, जबकि पहाड़ियों को काफी हद तक उनके हाल पर छोड़ दिया। और बस यहीं से पहली बार घाटी और पहाड़ियों के बीच एक राजनीतिक बंटवारा पैदा हो गया। यही नहीं, अंग्रेजों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए कई अलग अलग जनजातियों को दो बड़ी कैटेगरीज में बांट दिया, नागा और कुकी। सोचिए, ये लेबल जो पहले इस तरह से थे ही नहीं, आगे चलकर पहचान की पूरी राजनीति की नींव गढ़ने वाले थे। अब कहानी आगे बढ़ती है 1947 में भारत की आज़ादी तक। एक नया चैप्टर शुरू होता है। 1949 में मणिपुर का भारत में विलय तो हो गया, लेकिन यह प्रोसेस बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसने जमीन और पहचान को लेकर नई शिकायतें, नई परेशानियां पैदा कर दी। ये जो विलय था ना, ये शुरू से ही काफी विवादों में रहा। बहुत से मेती लोगों का मानना है कि उनके राजा पर दबाव डालकर विलय के समझौते पर साइन करवाए गए थे, और इसीलिए वो इस विलय को अवैध मानते हैं। और यही भावना, यही सोच आगे चलकर अलगाववादी आंदोलनों के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनी। और फिर इसके करीब 10 साल बाद एक ऐसा कानून आया जिसने इस बंटवारे को और भी ज्यादा पक्का कर दिया। इस कानून ने मैती लोगों को पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने से रोक दिया, जबकि पहाड़ी जनजातियों को घाटी में जमीन खरीदने की इजाजत दे दी। अब जरा सोचिए कि इससे किस तरह का गुस्सा और असंतोष पैदा हुआ होगा। इस कानूनी बंटवारे को और भी ताकत मिली जब पहाड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दे दिया गया। इससे उन्हें कुछ संवैधानिक सुरक्षा और फायदे मिलते हैं, जैसे नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण। वहीं दूसरी तरफ मेती समुदाय को यह दर्जा नहीं मिला और उन्हें लगा कि उन्हें पीछे छोड़ दिया गया है। तो देखिए, अब हमारे पास क्या क्या है। जमीन को लेकर शिकायतें हैं, पहचान को लेकर हैं, और एक विवादित विलय है। ये एक विस्फोटक मिश्रण था। और बहुत जल्द इसी ने दशकों तक चलने वाले एक सशस्त्र संघर्ष को जन्म दिया। इसी माहौल में 3 बड़े सशस्त्र आंदोलन खड़े हुए, और मजे की बात यह है कि हर किसी का अपना अलग एजेंडा था। मैती विद्रोही विलय को गैर कानूनी मानकर भारत से अलग होना चाहते थे, नागा विद्रोही एक ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते थे, और कुकी विद्रोही अपने लिए एक अलग राज्य कुकी लैंड की मांग कर रहे थे। और यहीं पे इस संघर्ष की सबसे दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। वो ये कि नागा और कुकी समूह जिन इलाकों पर अपना दावा करते हैं, वो एक दूसरे से टकराते हैं।
मतलब वो एक ही जमीन के टुकड़े पर अपनी अपनी अलग मातृभूमि की मांग कर रहे हैं। और इसका नतीजा जाहिर है हिंसक संघर्ष। ये संघर्ष 1993 में अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंच गया जब नागा और कुकी समूहों के बीच हुई झड़पों में 115 से ज्यादा कुकी नागरिकों की जान चली गई। ये एक बहुत ही डरावनी याद दिलाता है कि इन जमीनी दावों के कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। तो इतने दशकों के संघर्ष के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? दुर्भाग्य से ये विरासत आज भी अनसुलझी है। नाकाम शांति वार्ताएं और आबादी को लेकर चिंताएं, ये एक ऐसा चक्र बन गया है जो लगातार अस्थिरता को हवा दे रहा है। आज के तनाव की एक बहुत बड़ी वजह है डेमोग्राफी, यानी आबादी को लेकर चिंता। मैती समुदाय इस बात पर जोर देता है कि राज्य की कुल आबादी में उनका हिस्सा पिछली एक सदी में काफी कम हो गया है। उन्हें इस बात का डर है कि वो अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक न बन जाएं, जिससे उनकी संस्कृति और उनका राजनीतिक असर दोनों खतरे में पड़ सकता है। शांति की जो कोशिशें हैं वो एक दुष्चक्र में फंसी हुई हैं। होता क्या है कि जब सरकार किसी एक ग्रुप से बात करती है तो दूसरे ग्रुप को अपने हितों पर खतरा महसूस होने लगता है और इससे फिर से हिंसा भड़क उठती है। ये एक ऐसे डेडलॉक जैसा है जहां कोई भी एक कदम उठाने से दूसरों के नाराज होने का खतरा है और इसीलिए कोई पक्का समाधान निकल ही नहीं पा रहा। मणिपुर की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि इतिहास कभी भी सच में गुजरता नहीं है। एक सदी पहले खींची गई लकीरें और दशकों पहले बनाए गए कानून आज भी यहां जिंदगी और मौत के फैसले कर रहे हैं और सवाल वही का वही है। इतनी गहरी शिकायतों और एक दूसरे से टकराते दावों के बीच स्थायी शांति का रास्ता आखिर क्या हो सकता है?